नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान के विकास का भाग 2। कल हमने भाग 1 में बात की थी किस तरह से बीईआईसी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में संवैधानिक सुधार किए गए, कुछ कानून लाए गए और किस तरह से ब्रिटिश भारत में भारतीय जो प्रशासन था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम थे उनको कैसे रेगुलेट किया गया। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं भाग 2 में। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि लास्ट में क्या आया था। 1853 का चार्टर एक्ट आया था। तो उसमें क्या था कि पहली बार जो भारतीय गवर्नर जनरल था उसकी परिषद को दो भागों में बांट दिया गया था। विधायी परिषद और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। विधायी कार्य अलग थे, प्रशासनिक कार्य अलग थे। ठीक है। उसी के साथ साथ क्या हुआ था, नई विधान परिषद का गठन किया गया था जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। ठीक है। और क्या किया गया था, 1854 में एक मैकाले समिति आई और इस मैकाले समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारतीयों को भी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में शामिल किया जाने लगा। जो ऑल इंडिया सर्विस के एग्जाम होते थे उसमें भारतीयों को शामिल किया जाने लगा और इसका जो एग्जाम होता था वो ब्रिटेन में होता था। ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ ली थी। और इसी समय क्या था, संसद का छोटा सा स्वरूप निकल के सामने आया था। क्योंकि प्रशासनिक कार्य अलग हो गए थे और विधायी कार्य अलग हो गए थे, तो संसदीय स्वरूप जो था वो निकल के सामने आया था। ठीक है। और अगले एक्ट में बात करेंगे, जब 1861 का एक्ट आएगा तो उसमें क्या था, उसमें पोर्टफोलियो की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत ब्रिटिश ताज के अधीन संवैधानिक विकास। दोस्तों होता क्या है कि 1857 की क्रांति होती है और कंपनी का जो शासन है वो बिल्कुल पूरी तरह से असफल हो जाता है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये मौका मिलता है, तो वो प्रशासन को अपने हाथ में ले लेते हैं, प्रत्यक्ष हाथ में ले लेते हैं। यानी कि जो ब्रिटिश ताज था, ब्रिटिश हुकूमत थी, वहां का राजा या रानी था, उसके हाथ में भारत का शासन आ जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम सिर्फ व्यापारिक कार्य रह गया था। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिनियम है। भारत सरकार अधिनियम 1858, 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया, 92 का भारत परिषद अधिनियम आया, 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया जिसको मार्लियामेंटरी रिफॉर्म कहते हैं। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 आया जिसको मांटेंगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। ठीक है। इसके बाद लास्ट में जाके 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सामने निकल के आता है। ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 क्यों लाया गया था, इसके बहुत सारे कारण थे। पहला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, नियंत्रण बोर्ड था, वो कंपनी के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सका। ठीक है। और कंपनी की जो मनमानियां थी, बहुत सारे जो फैसले थे, उसकी वजह से भारत में 1857 की क्रांति हुई। ठीक है। कंपनी एक गैर जिम्मेदार सरकार चला रही थी। ठीक है। इसी क्रम में क्या हुआ, 1858 में संसद ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसको उन्होंने भारत के शासन का अच्छा बनाने वाला एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, या एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से पारित किया। और ये अधिनियम पारित किया गया 1 नवंबर 1858 को। उस समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। ठीक है। तो ये अधिनियम जो पारित किया गया, इसको कुछ भारतीयों ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रावधान क्या थे। इसके अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और जो भारतीय प्रशासन था, भारतीय शासन था, वो ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। ठीक है। गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया। अभी तक क्या होता था, 1833 से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब इसको गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दिया गया, यानी कि ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। ठीक है। और सबसे लास्ट जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, उसी को पहला वायसराय बनाया गया। ठीक है। और क्या प्रावधान किया गया, तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इनको समाप्त कर दिया गया।
ठीक है। और इसके स्थान पर एक नई संस्था का गठन किया गया जिसको इंडिया काउंसिल या इंडिया हाउस नाम दिया गया, जिसका प्रमुख था भारत सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, जो ब्रिटिश संसद के प्रति पूरी तरह से निष्ठा रखता था और पूरी तरह से उत्तरदायी था, और ये ब्रिटिश संसद का ही सदस्य हुआ करता था। ठीक है, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, और चार्ल्स वुड्स जो था वो भारत का पहला भारत सचिव था। ठीक है, अब आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करते हैं। ये क्यों लाया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 इसलिए लाया गया था क्योंकि क्रांति के बाद अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि भारतीय प्रशासन में जो भारतीय लोग हैं, भारत के जो मूल लोग हैं, उनको भी भागीदार बनाया जाना चाहिए। तो इसी क्रम में ये अधिनियम लाया गया। ये संवैधानिक विकास के क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो इस समय क्या अंग्रेजों ने एक नीति चलाई, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, सहयोग की नीति, यानी कि दूसरे शब्दों में यूं कहें कि उदार निरंकुशता। ठीक है, नाम दिया, और इसके अंतर्गत भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। तो इसमें सर्वप्रथम 3 भारतीयों को शामिल किया गया। नंबर 1 बनारस के राजा, ठीक है, पटियाला के महाराजा, और एक थे सर दिनकर राव। एक व्यक्ति थे सर दिनकर राव। तो इन लोगों को मनोनीत किया गया। ठीक है, मैकाले की जो सदस्य थी, जो परिषद थी, उसमें इनको मनोनीत किया गया, यानी कि विधान परिषद में इनको मनोनीत किया गया। ठीक है, और इसमें क्या किया गया कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी वगैरह थी, बंबई प्रेसिडेंसी थी, उनको थोड़ा स्वायत्तता दी गई। तो प्रावधान क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें पोर्टफोलियो गवर्नमेंट की स्थापना की, कि हर जो व्यक्ति था उसको अलग अलग विभाग बांट दिया गया। प्रांतों केंद्रों में विधान परिषदों की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, यहाँ पर क्या किया गया, विधान परिषद की स्थापना की गई। और वायसराय की काउंसिल में जो 4 सदस्य होते थे उनको बढ़ाकर 5 कर दिया गया, और शर्त यह थी कि जो 5वां सदस्य है वो विधि का ज्ञाता होना चाहिए, उसको विधि कानून का ज्ञान होना चाहिए। और यहीं से सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आती है, जो सबसे पहला अधिनियम था 1861 का, यहीं से क्या हुआ, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। किसको? वायसराय को। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ, पहली बार विकेंद्रीकरण व्यवस्था की शुरुआत होती है। बंबई, मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उनको कुछ स्वायत्तता दी गई, यानी कि मुद्रा, चलन, वित्त, ऋण आदि के संबंध में उनको कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और क्या प्रावधान किया गया? और प्रावधान किया गया कि वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वे बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब में भी विधान परिषदों की स्थापना कर सके। इसीलिए बंगाल, ठीक है, नॉर्थ, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और पंजाब, इनमें विधान परिषदों की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, यानी कि संयुक्त प्रांत। ठीक है, लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात है कि भारत में विकेंद्रीकरण का जो पिता है, ठीक है, वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, ये विकेंद्रीकरण सुशासन की बात हो रही है, यहाँ पे विकेंद्रीकरण शक्तियों के बंटवारे की बात हो रही है। ठीक है, अब आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। अब 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें क्या हुआ कि कुछ कुछ क्रांतियां हुई। 1857 की क्रांति हुई, कांग्रेस का गठन हुआ, पढ़े लिखे भारतीय आने लगे, बहुत सारे संगठन बनने लग गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, राष्ट्रीयता का विकास हुआ, और लोग आवाज उठाने लगे कि उनको स्वायत्तता दी जाए, उनको कानून बनाने का अधिकार या चुनाव का अधिकार मिलना चाहिए, वोटिंग राइट मिलना चाहिए, और चुनने का भी और चुने जाने का भी अधिकार होना चाहिए। तो
इस समय एक बहुत बड़ी बात हुई थी, इलवर्ट बिल आया था, जिसमें ये प्रावधान था कि जो भारत के न्यायाधीश हैं वो जो अंग्रेज हैं, उनकी जो कार्रवाइयां हैं, उन पे जो निर्णय सुनाए जाने हैं, उन पर वो विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है, उनको ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा विरोध किया। ठीक है, तो इस वजह से ये बिल पास नहीं हो सका। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से भारत सरकार अधिनियम 1892 लाया गया। अब इसमें प्रावधान क्या थे? प्रावधान क्या थे? भारत में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। ठीक है, दूसरा क्या था? केंद्रीय विधान परिषद थी, उसमें क्या था? बजट पर बहस, बजट के जो मामले थे या बहस करने के मामले थे, उन पर प्रश्न पूछ सकते थे भारतीय। ठीक है, परंतु उस पर चर्चा भी कर सकते थे, लेकिन अनुपूरक प्रश्न होते हैं वो नहीं पूछ सकते। अनुपूरक प्रश्न क्या होता है कि आपने कोई बजट पे एक प्रश्न पूछ लिया, फिर उसी से संबंधित जो दूसरा प्रश्न पूछेंगे उसको पूरक प्रश्न कहा जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? इसी के तहत क्या हुआ, पूरक प्रश्न पूछने का और बहस पर मतदान करने का अधिकार नहीं था। अब यही चीज देखना आप, 1909 का जो अधिनियम आएगा उसमें ये प्रावधान कर दिया जाएगा, तो इसको नोट करके रखना आप। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ, लेकिन ये निर्वाचन कैसा था? अप्रत्यक्ष था। कैसा था? अप्रत्यक्ष था। ठीक है, और क्या किया गया? बंबई, मद्रास, बंगाल में प्रांतों में जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या थी वो न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 कर दी गई। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या हुआ? विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य, न्यायपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल आदि के जो सदस्य थे, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाने लगा। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 की, अथवा इसको मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। मार्ले उस समय स्टेट सेक्रेटरी था और मिंटो भारत का वायसराय था। ठीक है, तो मार्ले मिंटो का लक्ष्य था कि 1892 का जो अधिनियम है उसके दोषों को दूर किया जाए, और भारत में उस समय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद उभर के सामने आ रहा था। और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति कौन थे? लाल, बाल, पाल, यानी लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो सरकार की मंशा क्या थी? दूसरी मंशा यह भी थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर राष्ट्रवाद का दमन किया जाए। इसीलिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे भारत में जो सांप्रदायिक माहौल था वो बिगड़ गया। ठीक है, ये देख लिया आपने। भारत सचिव कौन था? लॉर्ड मार्ले था और वायसराय मिंटो था। ठीक है, और इसको लाया गया था अरुणडेल समिति की सिफारिश पर, इसे पारित किया गया 1909 में। ठीक है, अब इसमें प्रावधान क्या थे? इसमें प्रावधान क्या किए गए? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। ठीक है, अब भारत को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त की गई, यानी कि भारतीयों की भी नियुक्ति की जाने लगी। तो सर्वप्रथम एस एन सिन्हा थे, एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, उनको गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें नियुक्त किया गया एज ए विधि सदस्य। ठीक है, लॉ मेंबर के तहत उनको नियुक्त किया। ये देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया गया है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कहाँ नियुक्त किया गया? कार्यकारिणी परिषद में। ठीक है, और उन्हें किस तहत नियुक्त किया गया? विधि सदस्य के तहत नियुक्त किया गया। अब इस समय क्या था कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई, जिसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड तो नहीं बोलेंगे, इसको पृथक निर्वाचन मंडल बोल देंगे। यानी कि जो मुसलमान थे उनको जो चुनने का अधिकार है वो सिर्फ मुसलमान ही कर सकते थे, यानी कि मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट डाल सकते थे। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और जगहों पे इस पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। कहाँ कहाँ किया गया? प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन थे, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
विश्वविद्यालय और कुछ जमींदारी एसोसिएशन थे, वहां भी ये प्रावधान किया गया। अब महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? 1892 में देखा आपको, बजट पर बहस कर सकते थे लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और ना ही वोट डालने का अधिकार था। अब क्या किया गया? वाद विवाद करने, विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का भी अधिकार दे दिया गया विधान परिषद को, यानी कि भारतीयों को। ठीक है, अब आते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम, या यूं कहें कि मांटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मांटेंग्यू उस समय भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको मांटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या रिफॉर्म बोलते हैं। तो ये क्यों आया? क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा सुशासन की मांग चलने लगी। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन चलने लग गया। ठीक है, होम रूल लीग, जो तिलक जी थे, ठीक है, उन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू किया। एनी बेसेंट थी, उन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू किया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ? दूसरा कारण था कि सांप्रदायिक आधार पर मतदान जो प्रणाली थी, पृथक निर्वाचन मंडल था, उससे असंतोष की भावना उपजी। और तीसरा कारण क्या था? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। ठीक है, तो इसी क्रम में ये रिफॉर्म लाया गया। ठीक है, और इस रिफॉर्म में पहली बार उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग किया गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? जो अंग्रेज हैं, भारतीयों को बहुत ही कम मात्रा में मगर धीरे धीरे जो उत्तरदायी शासन है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि भारतीयों को भागीदार बनाया जा रहा है प्रशासन में। ठीक है, अब इसमें प्रावधान क्या थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है इसमें। प्रावधान क्या थे? जो द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। कहाँ? केंद्र में। केंद्र में क्या हो गया? दो सदन हो गए, एक था राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, इसको निम्न सदन बोलते थे और ये था उच्च सदन। जैसे कि आज लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा क्या है? निम्न सदन है, और राज्यसभा क्या है? आपका उच्च सदन है। ठीक है, दोनों सदनों के अधिकार समान थे, पर बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। आज भी स्वीकृति कौन प्रदान करता है? निचला सदन। बजट कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। तो ये प्रावधान किया गया। अब भारत परिषद के सदस्यों की संख्या 8 से बढ़ाकर कितने कर दी गई? 12 कर दी गई। और इसी के लिए भारत सचिव की जो सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। और क्या विशेषताएं थी? विशेषता यह थी, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डायरकी का प्रवर्तन प्रवर्तन किया गया, यानी कि आरंभ किया गया। प्रांतीय विषयों को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया। पहला आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। अब आरक्षित विषय क्या थे? आरक्षित विषय पर जो गवर्नर जनरल था, यानी कि यूं के वायसराय था, वो कानून बना सकता था अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सहायता से। और हस्तांतरित क्या था? विधान परिषद कानून बना सकती थी या केंद्रीय विधानसभा कानून बना सकती थी। इस प्रावधान क्या थे? इसी एक्ट के तहत प्रावधान क्या किया गया कि लोक सेवा आयोग के गठन की मांग की गई। ठीक है, यह प्रस्ताव रखा गया और इसी संदर्भ में 1926 में भारत के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति अपनाई गई। ठीक है, और इसके तहत 1923 में चुनाव हुए। आपने देखा होगा, स्वराज पार्टी जीत के आती है, सरकार बनाती है कई स्टेट में। ठीक है, और क्या हुआ? भारत परिषद अधिनियम के 8 सदस्यों में से कम 3 भारतीय सदस्य होना अनिवार्य कर दिया गया। अभी भी बहुमत किसका था? 5:3 हो गया, तो बहुमत किसका था? अंग्रेजों का ही था। वायसराय के पास ही बहुमत था। और एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन किया गया। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जो भारत के महाराजा थे, ठीक है, उनको क्या बोला जाता था? प्रिंसेस बोला जाता था। तो इसके प्रथम चांसलर थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, और इन्हीं के नाम पे वहां पे एक राजस्थान में एक जिला है गंगापुर। ठीक है, गंगापुर सिटी। और प्रावधान की बात कर लें तो इसमें क्या हुआ? महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ जो पृथक निर्वाचन मंडल था, अब सिखों और ईसाइयों को, ठीक है,
सिखों और ईसाइयों पर भी लागू कर दिया गया। अभी तक मुसलमानों पर ही लागू था, मुसलमानों को ही पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। अब क्या किया, सिखों और ईसाइयों को भी ये अधिकार दे दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ जो आंग्ल भारतीय थे, आंग्ल भारतीय, उनको भी ये अधिकार दिया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। उससे पहले हम कुछ घटनाक्रमों पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो हुआ ये प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम में कि हर 10 साल के बाद इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। किसकी समीक्षा के लिए, संवैधानिक सुधारों की, कि भारतीय परिपक्व है या नहीं, शासन संभाल सकते हैं या नहीं। तो इसी क्रम में क्या हुआ, नवंबर 1927 को एक अधिनियम बनाया गया। जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया गया, किसकी जांच करने के लिए, 1919 के अधिनियम की। और ये 2 वर्ष पहले ही इसका गठन कर दिया गया, जिसका काफी बहुत ज्यादा विरोध हुआ। गो बैक साइमन के नारे भी लगाए गए, पंजाब सहित तमाम पूरे देश में बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए। और इसी में पंजाब में क्या हुआ, जो लाला लाजपत राय थे, उनकी लाठी मारकर उनको घायल कर दिया गया और उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो शहीद हो जाते हैं। दिसंबर 1927 में क्या होता है, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन होता है और इसका बहिष्कार करते हैं। 28 में क्या होता है, इसी के विरोध में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हैं। ठीक है, 1929 में क्या होता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। देखिए, अभी तक ये क्या मांग रहे थे, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मांग रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस ने बोला कि नहीं, अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, अभी हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और इसी को अपना लक्ष्य घोषित किया। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। 1929 दिसंबर, लाहौर, ठीक है, रावी नदी के तट पर लाहौर। ठीक है, फिर आता है 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। आंदोलन शुरू हो जाता है, नमक सत्याग्रह। ठीक है, और घटनाक्रम पे प्रकाश डालते हैं। 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है। इसी क्रम में क्या हुआ, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है। और ये गोलमेज सम्मेलन एक ही गोलमेज सम्मेलन था, लेकिन इसके जो चरण थे, बैठकें थी, वो 3 बैठकें थी, 1930, 31 और 32। ध्यान रखिए, 30 में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, 31 में गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से, अब 32 में इसका बहिष्कार कर दिया गया। अब साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी और गोलमेज सम्मेलन में जो प्रस्ताव आए थे, उन्हीं को शामिल करते हुए 1935 का अधिनियम बनाया गया। यानी कि इन प्रस्तावों को भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाहित किया गया। अब बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए भारत शासन अधिनियम 1935 में। पहली बात क्या था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। अखिल भारतीय संघ में क्या होगा, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 कमिश्नरी थे, तथा जो देशी रियासतें थीं, जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहती थी, उनको मिला के एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, और अनिवार्य किसके लिए नहीं था, देशी रियासतों के लिए। दूसरा क्या था, केंद्र में द्वैध शासन अर्थात दोहरा शासन। केंद्र में द्वैध शासन यानी कि डायरकी की स्थापना की गई। ठीक है, जो कब से चली आ रही थी, 1919 के अधिनियम से चली आ रही थी, लेकिन जो प्रांत थे, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। ठीक है, और प्रांतों से जो द्वैध शासन था उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। तो यहां से कई बार प्रश्न बनता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया, या 1935 के अधिनियम की क्या विशेषताएं थी, स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, और क्या था, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अभी हमने देखा कि 1773 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट बना था। सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय,
उच्चतम न्यायालय, ठीक है। फिर क्या आता है, 1861 में हाई कोर्ट बनते हैं, हाई कोर्ट बनते हैं। अभी क्या है, संघीय न्यायालय, मतलब पूरे देश के लिए एक क्या बना, सुप्रीम कोर्ट बना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। और क्या प्रावधान किए गए, प्रावधान की बात कर लेते हैं। तो ये न्यायालय जो था वो कहाँ होना था, दिल्ली में होना था, और इसमें मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। एक क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, और सर मॉरिस ग्वायर क्या थे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे। जबकि 1773 का जो सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, एलिजा इम्फे, ठीक है, ये न्यायाधीश थे, ठीक है। अब क्या किया, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, जैसा कि अभी वर्तमान स्वरूप आता है, संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ को कितने विषय दिए गए, 59 विषय दिए गए, प्रांतों को 54 विषय दिए गए जिस पे प्रांत कानून बना सकते थे, समवर्ती सूची में 36 विषय थे, ठीक है। और कुछ विषय जो थे अवशिष्ट विषय थे, ठीक है, जिनका अधिकार सिर्फ वायसराय को था, जिसका अधिकार किसको था, वायसराय को था। तो इस तरह से शक्तियों का विभाजन किया गया, महत्वपूर्ण व्यवस्था थी ये। अभी तक क्या था, जो केंद्र था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, और प्रांतों में भी क्या था, डायरकी थी। तो वहां पे जो गवर्नर होते थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते थे, या कि एलजी भी होते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते थे। एलजी कहाँ होता था, जो कमिश्नरी होती थी वहां कमिश्नर होता था, या कुछ प्रांत में एलजी भी हुआ करते थे। और क्या प्रावधान किया गया, विधान परिषद के जो 11 प्रांत थे उसमें विधानसभा का गठन किया गया, विधानसभा का गठन किया गया, ठीक है, द्विसदनीय विधानसभा 11 प्रांतों में, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्तों, द्विसदन और डायरकी बहुत बड़ा अंतर है। डायरकी क्या है, शक्तियों का बंटवारे के मामले में है कि किस पर कानून बना सकते हैं, और द्विसदन मतलब जो संसद है, जो विधानसभा है, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। जैसे कि आज भी हमारे यहाँ कई जगह, कई स्टेट हैं, वहां पे क्या है, द्विसदनीय विधानसभा है, विधायक मतलब विधानमंडल है, विधानसभा तो नहीं बोलेंगे, एक क्या है, विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा है, और दूसरा क्या है, विधान परिषद। तो कहाँ कहाँ पे बता दीजिए, यूपी में है, ठीक है, दूसरा बिहार में है, ठीक है, तीसरा क्या है, महाराष्ट्र में है, फिर महाराष्ट्र के नीचे क्या आता है, कर्नाटक में है, ठीक है। ये महाराष्ट्र कर्नाटक पास पास हो गए, और पांचवा छठा क्या है, आंध्रा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही क्या निकला, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है। तो ये 6 राज्य जो है जहां पर द्विसदनीय विधान मंडल है, ठीक है, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा। तो इसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और प्रावधान क्या थे, 7वां प्रावधान क्या है, पढ़ लेते हैं। प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में सांप्रदायिक निर्वाचन अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है, इसका और विस्तार किया, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों, और साथ ही जो दलित वर्ग था उसको भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। और क्या था, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया, भारत जो परिषद थी उसका अंत कर दिया गया। अदन तथा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, ध्यान रखिए। सिंध व उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए गए, अभी बंगाल और बिहार ही थे, बाद में क्या किया, सिंध बना दिया गया, ठीक है, जो अभी पाकिस्तान में है, और दूसरा बंगाल से कुछ हिस्सा निकाल के उड़ीसा बना दिया गया। और एक केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, केंद्रीय बैंक की, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक कहा गया, जो नियमित करती थी, विनियमित करती थी, अन्य बैंकों को रेगुलेट करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, जिसको अधिकार था करेंसी जारी करने का, ठीक है। इसी के साथ साथ और एक प्रावधान किया गया, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा। अब संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग क्या है,
ऐसा लोक सेवा आयोग जो एक से अधिक राज्यों के लिए जो सिविल सेवा परीक्षा है उनको आयोजित करा सके। अभी तक क्या था, 1919 में प्रावधान किया गया था कि एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, जो कि हुई, कब हुई, 1926 में। अभी क्या किया गया, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, यानी कि गठन किया गया। अब दोस्तों कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं, इसके बाद घटनाक्रम क्या हुआ, जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, वीडियो को खत्म करेंगे। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, ठीक है। प्रांतीय चुनाव में 11 प्रांतों के लिए चुनाव हुए, जिसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई बहुमत के साथ, ठीक है, जिसमें 8 प्रांतों में उसे पूर्ण बहुमत मिला, और 2 प्रांतों में यानी कि पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। इस तरह से 8 प्रांतों में उसने सरकार बनाई। और ये संगठन किससे किया इसने, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाई, ठीक है। तो 3 प्रांतों को छोड़ दिया जाए तो 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। अब होता ये है कि कांग्रेस सरकार बना लेती है, कांग्रेस शासन में भी आ जाती है, लेकिन कांग्रेस की बिना सहमति के क्या होता है, उस समय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध, कब, 1939 में, ठीक है। और कांग्रेस की बिना सहमति के भारतीयों को उसमें शामिल कर लिया जाता है, और कांग्रेस युद्ध के घोषणा युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की अपेक्षा की गई थी, ठीक है। कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि युद्ध के बाद भारत की जो स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित हो जाएगी, लेकिन ऐसा उसे लग नहीं रहा था, और भारतीयों को भी इसमें झोंक दिया गया, यानी कि भारत को भी शामिल कर लिया गया द्वितीय विश्व युद्ध में। अब और प्रावधान आते हैं, 1942 में क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है। ये एक सदस्यीय आयोग था, और इसके सदस्य कौन थे, स्टूफोर्ड क्रिप्स थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया। इसने प्रस्ताव क्या दिए, युद्ध के बाद क्या हुआ, नए संविधान की रचना की जाएगी, गठन किया जाएगा, और इसके निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारत को क्या देंगे, उपनिवेश का दर्जा देंगे, उपनिवेश नहीं, डोमिनियन स्टेटस का, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, ठीक है। प्रांतों को संविधान स्वीकार करने न करने के लिए अलग संविधान निर्माण करने की स्वतंत्रता होगी। देखिए किस तरह से ये चाल चल रहे हैं, स्वतंत्रता तो दे नहीं रहे, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि प्रांतों को ये अधिकार होगा वो संविधान अलग बना लें, यानी कि भारत के बहुत ज्यादा टुकड़े करने वाला ये प्रावधान था। तो क्या हुआ, मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ठीक है। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हो, जो कि नामंजूर कर दिया गया। कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि भारत को टुकड़े में बांटने वाली। अब गांधी जी ने इस प्रस्ताव के संबंध में क्या कहा, गांधी जी ने कहा, पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक, यानी कि जो बैंक बिखरने वाला है, ठीक है, जो खत्म होने वाला है, दिवालिया होने वाला है, उसका उत्तर दिनांकित चेक है ये, यानी कि ऐसी बैंक का चेक दे दिया जाए जो 4 दिन बाद खत्म हो जाएगा, अब बोल दिया जाए 15 दिन बाद आप पैसे निकाल लेना। तो इस तरह से टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, गांधी जी ने ये इस प्रस्ताव को बोला कि अरे ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए स्वतंत्रता के अलावा, ठीक है। फिर आता है बेवेल योजना। बेवेल योजना कब आती है, 1945 में। इसके प्रावधान क्या थे, इसने प्रावधान किया, केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, और क्या किया जाएगा, परिषद में वायसराय, सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सदस्य भारतीय होंगे, यानी कि अभी भी ये जो है शक्ति का जो केंद्र है वायसराय को ही रखना चाहते हैं, और सैन्य जो उस समय बहुत ही ज्यादा प्रमुख विभाग था, सैन्य विभाग, उसको भी अपने पास रखना चाहते हैं। बाकी जो सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे, और रक्षा विभाग वायसराय के पास होगा। कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। देखिए हो गई ना बात, बंटवारे वाली बात, ठीक है। हिंदुओं के बराबर संख्या होगी मुस्लिम सदस्यों की, और कार्यकारी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी वही सरकार चलाएगी, और जो गवर्नर जनरल के होगा, जो वायसराय होगा, उसको वीटो की शक्ति होगी।
भाई कुछ भी कानून बना लो, वीटो है तो है, वीटो है तो कुछ भी कानून बना लो, उसको निरस्त करने की शक्ति होगी। तो वायसराय के पास थी। और क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या भारतीय स्वयं अपना संविधान बना सकेंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा। शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। अब होता क्या है, 25 जून से 14 जुलाई को शिमला में सम्मेलन बुलाया जाता है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल कौन थे, अबुल कलाम आजाद ने इसका प्रतिनिधित्व किया। गांधी जी ने क्या किया, सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग चाहती थी वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी, यानी कि जो भी सदस्य जाएगा उसका चयन मुस्लिम लीग करे। ठीक है, और इसीलिए इस चीज को अस्वीकार कर दिया, कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को क्या किया, विफल घोषित कर दिया। अब आता है कैबिनेट मिशन, सर स्टेफोर्ड की क्रिप्स के वो सॉरी कैबिनेट मिशन आता है। तो क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, 45 में आम चुनाव हुए और क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी, जो कि उदारवादी दृष्टिकोण रखती थी। उदारवादी कह भी सकते हैं, बाकी दबाव भी था, अमेरिका, चीन, बाकी देशों का दबाव था, जो सहयोगी देश थे उनका काफी दबाव भी था कि भारत सहित जो सभी उपनिवेश हैं उनको स्वतंत्रता देनी ही होगी, तभी हम सहयोग करेंगे। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों की एक 3 सदस्यीय मिशन भेजा, जिसमें कौन कौन से सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है, अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, ठीक है, और एबी अलेक्जेंडर। ये स्टेफोर्ड क्रिप्स वही थे जो क्रिप्स मिशन वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसने क्या किया, इस मिशन ने भारत में जो तत्काल अंतरिम सरकार की स्थापना और संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। अब वो क्या योजना थी, इसको देख लेते हैं। इसने कहा भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जैसा कि प्रावधान किया गया था 1935 में, जिसमें क्या होंगे, ब्रिटिश प्रांत होंगे, देशी राष्ट्र सम्मिलित होंगे। केंद्र सरकार के अधीन विदेश, संचार, प्रतिरक्षा के मामले होंगे, यानी कि जो प्रमुख मामले हैं, विदेश विभाग, संचार और प्रतिरक्षा यानी कि रक्षा विभाग, वो केंद्र सरकार के अधीन होगा। संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय, ठीक है, एवं अपशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो अपशिष्ट शक्तियां हैं और संघीय विषय की जो भी शक्तियां हैं वो प्रांतों में, यानी कि प्रांतों को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया, प्रांतों को शक्तिशाली बना दिया गया, जबकि आज की स्थिति क्या है, इससे इतर है। ठीक है, इनका ये सोची समझी साजिश थी कि प्रांतों को शक्तिशाली बना दो तो भारत अपने आप टूट जाएगा। और क्या किया कि प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को मिला के एक संविधान सभा बनाई जाएगी, संविधान निर्माण सभा बनाई जाएगी, और उसका जो अनुपात होगा प्रति सदस्य वो क्या होगा, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और इसी के आधार पर संविधान सभा में सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या था, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। दूसरे में क्या थे, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध। और तीसरे क्या थे, बंगाल और असम। ठीक है, 3 वर्गों में बांटा गया। और प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात किसी भी प्रांत की विधानसभा को संविधान निर्बंधन पर पुनर्विचार करने की अनुमति होगी, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद कोई भी प्रांत की विधानसभा चाहेगी तो वो संविधान को अस्वीकार भी कर सकती है, उसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकती है। ठीक है, इस तरह से ये जो प्लान था ये बिल्कुल ही वाहियात प्लान था, जिसमें प्रांतों को मजबूत करने की साजिश थी। अभी इनकी एक साजिश फेल हो गई थी, ठीक है, बांटने की। अब इन्होंने क्या किया, ऐसे बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे अगर प्रांतों को स्वायत्तता ज्यादा दे दी जाएगी। तो कैबिनेट मिशन ने किसी भी मुस्लिम लीग की पाकिस्तान को मांग को अस्वीकार कर दिया गया। एक महत्वपूर्ण बात थी कैबिनेट मिशन की कि मुस्लिम लीग की जो मांग थी पाकिस्तान की उसको मना कर दिया। अब क्या होता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है 1946 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की मांग जो थी उसको ठुकरा दिया जाता है। ठीक है, जिसके संबंध में चुनाव होते हैं, चुनाव तो नहीं होते, सरकार का गठन होता है।
जो 1937 में चुनाव हुए थे उसी के आधार पर लोग चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन मुस्लिम लीग क्या कर देती है, सरकार में शामिल होना मना कर देती है। और इसमें अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होते हैं, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के, 3 अन्य। तो 12 अगस्त को वायसराय ने नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, 12 अगस्त को। लेकिन मुस्लिम लीग इसका विरोध करती है और 16 अगस्त को ये क्या करती है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है। ठीक है। और इसी के संदर्भ में क्या होता है, बंगाल में बहुत ज्यादा दंगे भड़कते हैं और बहुत ज्यादा मारकाट होती है, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, तो वहां पे पुलिस व्यवस्था जो थी उसने कुछ नहीं किया, दंगों को भड़कने दिया। यहाँ तक कि वहां का जो मुख्यमंत्री था उस समय, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री, उस समय जो प्रांतों का जो चीफ मिनिस्टर होता था उसको प्रधानमंत्री बोला करते थे, उसने भी सहयोग किया दंगों को भड़काने के लिए। इसी क्रम में 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ, एक नई सरकार बनाई गई। ठीक है। और 26 अक्टूबर को लीग के 5 सदस्यों को अंतरिम सरकार में भेजा गया। बाद में जाके ये सहमत हो जाती है और सरकार में शामिल हो जाती है। लेकिन इसके पास प्रमुख विभाग होते हैं, जैसे वित्त विभाग मुस्लिम लीग के सदस्य के पास रहता है, तो वो सदस्य उसको काम ही नहीं करने देता है, कांग्रेस को सरकार को चलाने के लिए फंड का आवंटन ही नहीं करता है। ठीक है। अब आते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन था, उस समय वायसराय बनाकर भेजा गया लॉर्ड माउंटबेटन को। और उसका एक ही समस्या थी उसके सामने कि देश का विभाजन किस तरह से रोका जाए। माउंटबेटन के अनुसार भारत में एक समस्या थी कि पाकिस्तान की जो स्थापना है वो किस तरह से रोकी जाए। ठीक है। तो ये था। ठीक है। अब प्रावधान क्या थे इसमें, 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों यानी कि पाकिस्तान और भारत की स्थापना की जाएगी। ठीक है। ऐसा प्रावधान नहीं था कि 15 अगस्त को ही की जाएगी, लेकिन 15 अगस्त को ही मतलब दोनों देश आजाद हुए, भारत आजाद हुआ। ठीक है। 14 अगस्त की घोषणा हुई, पाकिस्तान आजाद हुआ, और 15 को भारत। ठीक है। अब 2 राष्ट्रों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई। तो भारत का जो गवर्नर, अब देखिए क्या हुआ, गवर्नर जनरल का पद जो था वो क्या हुआ, वायसराय से गवर्नर जनरल हो गया। अब वायसराय का पद समाप्त हो गया, अब क्या हो गए, गवर्नर जनरल। तो अगर पूछा जाए पहला ब्रिटिश गवर्नर, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। और अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी। ठीक है। इसमें क्या किया गया और प्रावधान देख लेते हैं। पंजाब बंगाल के विभाजन की व्यवस्था की गई। अब मुस्लिम लीग नहीं मानी, बहुत ज्यादा दंगे भड़कने लगे, तो इस चीज को स्वीकार कर लिया गया कि पाकिस्तान यानी कि भारत का विभाजन किया जाएगा और 2 देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। तो इसके लिए एक सीमा आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे सर रेडक्लिफ। ठीक है। रेडक्लिफ आयोग की स्थापना की गई और एक सीमा का निर्धारण किया गया, जो आज बांग्लादेश की सीमा है और पाकिस्तान की सीमा है, जो भारत के साथ लगती है, उसको रेडक्लिफ लाइन ही बोलते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाएं अपने अपने देश में संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र होंगी, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। और उन्हें कॉमनवेल्थ से भी अलग होने की छूट होगी। आजकल कॉमनवेल्थ चल रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल, तो राष्ट्रमंडल जो सदस्य हैं वो वही हैं जो ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे। इसमें ये भी प्रावधान किया गया कि कॉमनवेल्थ जो है राष्ट्रमंडल है, उससे अलग होने की छूट होगी। और प्रावधान क्या किए गए कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक जो शासन है वो क्या हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही संपादित होगा, क्योंकि लास्ट में यही अधिनियम आया था। जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, लागू नहीं हो जाता, तब तक जो भारत का प्रशासन है, शासन है, उसका अधिनियमन किसके तहत किया जाएगा, 1935 के अधिनियम के तहत। स्वतंत्रता के बाद अधिराज्यों, प्रांतों और उनके किसी भी भाग पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा, यानी कि देश आजाद हो जाएगा। देशी रियासतों को, महत्वपूर्ण बात है, देशी रियासतें चाहे तो पाकिस्तान या भारत किसी भी अधिराज्य में शामिल हो सकती हैं, ये छूट दे दी गई। ये देखिए बवाल खड़ा करके चले गए अंग्रेज, और इसको ये दुखती रग पे मतलब क्या बोलते हैं, हाथ रखने वाली बात थी। पूरी बहुत सारी रियासतें थी, लगभग 570 के करीब रियासतें थी, जिनको छोड़ के चले गए। और इसमें 3 बड़ी बड़ी रियासतें थी, जम्मू कश्मीर,
जम्मू कश्मीर की, जूनागढ़ की और हैदराबाद की। ये इतनी बड़ी रियासतें थी कि यूरोप में इतने बड़े देश हुआ करते हैं। तो इनको बाद में जाके किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद के तहत भारत में शामिल किया गया और यहीं से क्या हुआ, भारत मंत्री का भी पद समाप्त हो गया। अभी 1935 में क्या था, जो इंडिया हाउस था, ठीक है, इंडिया काउंसिल, उसका जो सदस्य होता था भारत सचिव, उसका पद समाप्त किया गया। अब भारत मंत्री का भी पद समाप्त कर दिया गया। तो इसी के साथ ये रहे प्रावधान। हमने देखा किस तरह से। अब हम बात करेंगे कि भारत का जो संविधान है वो किस तरह से बना, उसमें क्या चुनौतियां थी, कहाँ कहाँ से उसके सोर्स लिए गए, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है दो भागों में भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, जिसमें आज हमने सेकेंड पार्ट कंप्लीट किया है। तो हमने देखा किस तरह से भारत का जो संवैधानिक विकास शुरू होता है 1773 से और जाके खत्म होता है 1947 में, और किस तरह से जो प्रक्रिया थी संवैधानिक सुधारों को वो धीमी धीमी गति से आगे बढ़ी। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए। बने रहिए इसी तरह से हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम पर। धन्यवाद।